देखो, भारत में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से क्या प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ये जो कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 जो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसी को कहा गया है ए वेलकम चेंज, एक स्वागतपूर्ण बदलाव। कि भाई अगर हम ये जो कोशिश कर रहे हैं ना प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोविड-19 का इलाज ढूंढने की, तो ये एक अच्छा परिवर्तन है। अब देखते हैं कि क्या एडिटोरियल बात करता है। द पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पेंडेमिक, इज एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, कि यह जो वैश्विक महामारी है एक बहुत ही अच्छा आइडियल अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अवसर है टू टेस्ट द बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, कि हम प्लाज्मा थेरेपी के फ़ायदों का परीक्षण कर सकें कि भाई प्लाज्मा थेरेपी कितनी सक्सेसफुल है और नहीं है। इसका प्रयोग करने का एक तरीके से वैश्विक महामारी है ना, इसने हमें अवसर उपलब्ध कराया है। अब हम समझते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखो, प्लाज्मा थेरेपी, ये जो बात कही गई ना, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है कि मानव का जो ब्लड होता है ना, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, उसी का एक हिस्सा होता है प्लाज्मा। यानी कि ह्यूमन के ब्लड में ही पाया जाता है प्लाज्मा, एक तरीके का पदार्थ है, येलो रंग का एक पदार्थ होता है जो कि खून में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब देखो, ये प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है। यह है व्यक्ति, इस व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, किसी वायरस ने अटैक किया, किसी वायरस ने इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया। अब ये जो व्यक्ति है ना, तो इसका जो इस व्यक्ति का जो शरीर है, इस व्यक्ति के शरीर में जो खून है, उस खून में क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जब उस पर वायरस हमला करता है तो एंटीबॉडी का विकास करता है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, यानी कि इस वायरस को रोकने का काम करती है। अब देखो, प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति के ऊपर कोरोना वायरस ने हमला किया, वह व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि उस व्यक्ति के अंदर जो है एंटीबॉडी विकसित हुई, और वह व्यक्ति जो है एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता चला कि भाई ये जो व्यक्ति है यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, यानी कि इस व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडी है वो काफ़ी मजबूत है। तो हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी निकालेंगे। इस व्यक्ति के शरीर से, जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है, कोरोना वायरस की चपेट में आया, उसके बाद में स्वस्थ हो गया, अब इस व्यक्ति के शरीर से हम एंटीबॉडी निकालेंगे। तो ये एंटीबॉडी निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा को निकालेंगे। इस व्यक्ति के शरीर से हम क्या करेंगे, प्लाज्मा को निकालेंगे। यानी कि हमें यह पता चल गया कि भाई इस व्यक्ति की एंटीबॉडी मजबूत है, वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। अब इसका प्लाज्मा निकाला, एक तरीके से हमने इस व्यक्ति की एंटीबॉडी निकाली, और अब क्या करेंगे, हम उसे दूसरे व्यक्ति में, कि ये रहा हमारा दूसरा व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित है, इस दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस एंटीबॉडी को या इस प्लाज्मा को डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मा में या इस एंटीबॉडी में ताकत है कि वायरस के खिलाफ लड़ सके। तो हमने ये जो व्यक्ति स्वस्थ हो गया ना, इस स्वस्थ व्यक्ति से प्लाज्मा को या एंटीबॉडी को निकाला और ऐसे व्यक्ति में जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित है उसमें डाल दिया। तो इस तरह का कुछ करने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये प्रभावी हो सकता है, तो ये कदम हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान में रखना, ये है प्लाज्मा थेरेपी, कि कोई व्यक्ति जो कि किसी वायरस की चपेट में आया और स्वस्थ हो गया, तो हमें ये पता चला कि भाई इस व्यक्ति में जो है मजबूत एंटीबॉडी है, तो इसकी एंटीबॉडीज को निकाल के अगर किसी दूसरी व्यक्ति जो कि प्रभावित है, किसी बीमारी से प्रभावित है, उसमें डाल दिया जाए तो क्या संभावना बनती है ठीक होने की। उसी का जो है परीक्षण करने की बात कर रही है, तो वही कहा जा रहा है। अब समझते हैं आगे कि विथ द एथिक्स कमेटी, एथिक्स का मतलब होता है नीति से संबंधित, है ना, कि भाई जो कमेटी नीति से संबंधित अपनी राय देती है ना, कि भाई कोई भी परीक्षण जब किए जाते हैं मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, तो उसके ऊपर क्या है कि एक कमेटी के द्वारा ये भी दिए जा सकते हैं कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो क्या मॉरली राइट है, नीतिगत रूप से सही है। तो विद द एथिक्स कमेटी अप्रूवल इन हैंड, तो वो तो मिल गया हमारे हाथ में है, बोलते हैं ना इन हैंड, हाथ में है। ऑन मे 8, यानी कि 8 मई को जो एथिक्स कमेटी थी उसके माध्यम से अप्रूवल मिल गया है, उसने सहमति दे दी है। द ICMR क्लियर्ड द लास्ट हर्डल का मतलब है बाधा, टू कंडक्ट ए मल्टीसेंट्रिक फेज 2 ट्रायल का मतलब है परीक्षण, यूजिंग कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा। कॉन्वलेसेंट का मतलब याद है क्या होता है, कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुका व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बीमारी से प्रभावित हुआ और इसके बाद में स्वस्थ हो गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा। ऑन कोविड-19 पेशेंट्स विथ
मॉडरेट इलनेस, मॉडरेट, अब देखो यही इसका मतलब यही हुआ कि भाई एथिक्स कमेटी की ओर से भी जो है अप्रूवल मिल चुका है, सहमति मिल चुका है ना। और ये जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने फाइनली जो है रास्ता साफ कर दिया है, क्लियर्ड द लास्ट हर्डल, कि भाई जो अंतिम जो बाधा थी ना वो बाधा भी हट गई है। अब जो है कंडक्ट किया जा सकता है, आयोजित किया जा सकता है, क्या आयोजित किया जा सकता है, परीक्षण, है ना, मल्टी सेंट्रिक फेज 2, मतलब कई सेंटर पे द्वितीय चरण के रूप में एक जो है परीक्षण आयोजित किया जा सकता है। उस परीक्षण में हम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति बीमार था और स्वस्थ हो गया है ना, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आया और स्वस्थ हो गया, उसके प्लाज्मा का हम उपयोग करेंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑन कोविड-19 पेशेंट्स, कोरोना वायरस के मरीज के ऊपर विथ मॉडरेट इलनेस। ऐसा कोरोना वायरस का मरीज, मॉडरेट इलनेस का मतलब है जिसमें मतलब हल्के हल्के लक्षण है, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के हल्के हल्के लक्षण है ना, उस व्यक्ति पर हम जो है अब इस प्लाज्मा का प्रयोग करेंगे। किस प्लाज्मा का, उस प्लाज्मा का जो कि व्यक्ति ठीक हो चुका है, उसकी प्लाज्मा इसमें डालेंगे, है ना। तो इसको जो है अप्रूवल मिल चुका है। आगे देखते हैं, इट्स 3 फीजिबिलिटी, फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, फिजिबिलिटी का मतलब है एक तरीके से कि भाई ये बात प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये व्यवहारिक है या नहीं है। तो इट्स 3 फिजिबिलिटी स्टडीज इन अबाउट 20 सीवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, है ना, गंभीर रूप से बीमार मरीज, इल पेशेंट्स, फाउंड इट्स 3 फिजिबिलिटी स्टडीज फाउंड द थेरेपी टू बी सेफ एंड एबल टू रिजॉल्व इलनेस और इम्प्रूव द क्लिनिकल सिस्टम्स। इट्स 3 फिजिबिलिटी स्टडीज, कि भाई 3 एक तरीके से प्रैक्टिकल अध्ययन हुए हैं इन अबाउट 20 सीवियरली इल पेशेंट्स, 20 गंभीर रूप से जो बीमार मरीज थे, उसमें जो है 3 परीक्षण किए गए हैं प्रैक्टिकल रूप से। उनमें ये पाया गया कि ये जो थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी जो है ना, टू बी सेफ, कि ये सुरक्षित है, एंड एबल टू रिजॉल्व इलनेस और इम्प्रूव द क्लिनिकल सिस्टम, और इसके माध्यम से जो है ना, रिजॉल्व यानी हल, कि ये बीमारी का समाधान कर सकती है, प्लाज्मा थेरेपी से बीमारी हल हो सकती है, या फिर ये जो एक तरीके से क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, ये जो बीमारी के जो सिम्टम्स हैं ना, जो लक्षण हैं, उनमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं कि सिंस सेफ्टी ऑफ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा फ्रॉम पीपल who have recovered from COVID-19 illness is not a huge concern, huge का मतलब होता है बड़ा, concern मतलब चिंता का विषय। सेफ्टी ऑफ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, कुल मिला के एडिटोरियल यहाँ तक ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा जो लिया जाएगा ना, यानी कि वह व्यक्ति जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ और अब स्वस्थ हो गया, उस व्यक्ति से जो प्लाज्मा प्राप्त किया जाएगा, तो लगभग ये प्लाज्मा जो है ना, इसकी सुरक्षा के संबंध में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लाज्मा जो है बिल्कुल ठीक है। सिंस सेफ्टी ऑफ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इलनेस इज नॉट ए ह्यूज कंसर्न, तो यह ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है कि भाई जो मरीज़ था वो ठीक हो चुका है, तो उसका प्लाज्मा जो लिया जाएगा, और वो लेना भी आसान है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि भाई वो मरीज अपनी मर्जी से प्लाज्मा देना चाह रहा है, तो आप आरामी से ले सकते हो। The first stage of the human clinical trial has been skipped. एडिटोरियल क्या कहना चाहता है? The first stage of human clinical trial has been skipped. पहला जो चरण होता है ना, मानव पे कोई भी आपको परीक्षण करना है, कोई भी क्लिनिकल परीक्षण करना है, तो उस क्लिनिकल परीक्षण का पहला चरण जो है उसको स्किप कर दिया गया है ना। स्किप का मतलब है इसको छोड़ देना। कुल मिला के क्या होता है कि भाई कोई भी परीक्षण जब आप करना चाह रहे हो, तो कोई भी परीक्षण करने के लिए जिस चीज़ का आप प्रयोग करना चाह रहे हो ना, कोई भी परीक्षण आप करना चाह रहे हो, तो उस परीक्षण करने के लिए जिस चीज़ का आप प्रयोग करना चाह रहे हो, पहले तो उसकी सेफ्टी को जांचना पड़ेगा ना कि ये सेफ़ है या नहीं है। तो हमने क्या है, 2-3 स्टडी पहले ही कर ली है, उनके माध्यम से हमें ये पता लग गया है कि साहब ये जो प्लाज्मा है ये सेफ़ है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, द ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विल इंस्टीड स्टडी प्लाज्मा सेफ्टी एंड एफिकेसी इन अ फेज 2 ट्रायल विथ 452 पेशेंट। अब इसके होने क्या जा रहा है कि ये जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके बजाय क्या करेंगी, ये जो प्लाज्मा सेफ्टी है और ये जो प्लाज्मा है इसकी प्रभावशीलता, एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता, इन ए फेज 2 ट्रायल विथ 452 पेशेंट, कि 452 पेशेंट्स लिए जाएंगे और द्वितीय चरण के रूप में ये जो प्लाज्मा है ये कितना प्रभावशील है, इसको जो है जांचा जाएगा। आगे देखते हैं, The patients with moderate COVID-19 illness will be randomly assigned to receive either convalescent plasma or only standard of care। अब देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है। इस शब्द पे ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है ना
स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इस स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर, एक तो क्या, कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसेस। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना, कि भाई किसी भी रोग का निदान कर, किसी भी रोग के लिए निदान, पहले तो आप क्या करते हो, उस रोग के बारे में देखते हो कि भाई रोग क्या है, फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर पद्धति अपनाते हो, है ना, कि भाई मरीज का जो है केयर भी की जा सके, ध्यान रखते हो, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर, है ना। कोई भी एक पद्धति जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम ये जो प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने जा रहे हैं ना, तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, एक तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है कि द पेशेंट्स विथ मॉडरेट कोविड-19 इलनेस, कि भाई वे मरीज जिनमें कि कुछ, है ना, मॉडरेट मतलब कुछ हल्का, जो कि हल्के कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनको चुना जाएगा, विल बी रैंडमली असाइंड टू रिसीव आइदर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा और ओनली स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अब देखो इसमें क्या होगा, इस थेरेपी में हम क्या करेंगे कि कुछ मरीज हमने चुन लिए, है ना, कुछ मरीज हमने चुन लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लाज्मा है ना, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा जो हमने लिया है, जैसे कि 1 2 3 4 5, अब ये 5 मरीज हमने चुने हैं ना। अब इन 5 मरीजों में हम क्या करेंगे, 3 मरीजों को तो ऐसा करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लाज्मा देंगे, और 2 मरीजों, मतलब सभी को, इन 2 मरीजों को ऐसा लगेगा कि इनको प्लाज्मा दिया गया, लेकिन वास्तव में दिया नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या होगा कि एक तरीके से झूठा प्लाज्मा दिया जाएगा इन 2 मरीजों को, कि 5 आदमी उठाया आपने, 5 में से क्या किया आपने, 3 को तो दिया प्लाज्मा, 2 को नहीं दिया, ताकि आप बाद में रिजल्ट जांच सको, ठीक तरह से देख सको अंतर, कि भाई वास्तव में कि ये जो प्लाज्मा दिया जा रहा है इस प्लाज्मा से और जिनको प्लाज्मा नहीं दिया गया, यानी कि इन 5 आदमियों को तो ऐसा लगेगा कि हमें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन हम चुनेंगे कि 5 में से किनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किनको नहीं दे रहे हैं ना। तो 1-2 व्यक्ति जो होंगे ना, उनको झूठा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको कहा तो ऐसा जाएगा कि भाई आपको भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ताकि हम जो है ठीक तरह से क्लिनिकल स्टडी जो है कर सकें। तो ये एडिटोरियल जो है बात करने जा रहा है, आगे देखते हैं। द प्राइमरी आउटकम्स का मतलब होता है नतीजे, ऑफ द ट्रायल इन 21 हॉस्पिटल्स दैट विल बी स्टडीड, कि भाई ये जो नतीजे आएंगे ना, ये जो हम परीक्षण करेंगे, ये 21 अस्पतालों में करने जा रहे हैं हम। द प्राइमरी आउटकम्स, ये प्राथमिक नतीजे हमारे पास आएंगे इस परीक्षण के, ट्रायल के, इन 21 हॉस्पिटल, 21 अस्पतालों में, दैट विल बी स्टडीड, कि भाई जो कुछ भी, यानी कि इन 21 अस्पतालों में जिन भी मरीजों का परीक्षण किया जाएगा उसके जो प्राथमिक नतीजे आएंगे, इंक्लूड, उन नतीजों में क्या क्या शामिल होंगे, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू ए सीवियर फॉर्म, कि भाई ये जो परीक्षण करेंगे हम, परीक्षण करने के बाद में हम ये देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू ए सीवियर फॉर्म। सीवियर फॉर्म का मतलब होता है कि कोई बीमारी जो हल्की है उसका और गंभीर अवस्था में बदल जाना। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, कि भाई क्या इस बीमारी को हम रोक सकते हैं, इसके बढ़ने से, इस बीमारी को क्या बढ़ने से, क्या कोरोना वायरस को और गंभीर होने से हम रोक सकते हैं, ये स्टडी करेंगे। एंड अवॉइडेंस ऑफ डेथ, और क्या मृत्यु से बचाया जा सकता है ना। अवॉइडेंस ऑफ डेथ का मतलब, अवॉइडेंस का मतलब बचना, बचाव, ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेस एट 28 डेज आफ्टर प्लाज्मा इन्फ्यूजन, कि व्यक्ति में जब हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से प्लाज्मा को डाल देंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या 28 दिनों के भीतर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई व्यक्ति जो है उसकी, मतलब उसको क्या बचाया जा सकता है, उसकी मृत्यु को क्या बचाया जा सकता है उसे, या फिर इस बीमारी को और गंभीर होने से क्या रोका जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम प्राथमिक रूप से देखेंगे जब हम परीक्षण करेंगे ना प्लाज्मा थेरेपी का, तो प्राथमिक रूप से हम इन चीज़ों को चेक करेंगे। एंड की सेकेंडरी आउटकम, इसके अलावा हमारे द्वितीय नतीजे क्या होंगे, गौण नतीजे, वो तो हो गए हमारे प्राइमरी रिजल्ट, कि ये प्राइमरी आउटकम होंगे हमारे प्राथमिक नतीजे। इसके अलावा अगर हम गौण नतीजों की बात करें तो विल इंक्लूड रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। अब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन शब्द आया ना, यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब है स्मॉल डिटेल, है ना, ऑफ सिम्टम्स, कि भाई हम इस थेरेपी के माध्यम से ये जो कोरोना वायरस के लक्षण है इसकी बारीकी से जांच कर सकें। रिडक्शन इन हॉस्पिटल स्टे, इसके अलावा कोरोना वायरस के चलते मरीज को जो अस्पताल में रुकना पड़ता है ना, स्टे यानी रुकना पड़ता है, तो उसमें और कमी लाया जा सके, रिडक्शन किया जा सके। एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यानी कि कोरोना वायरस में क्या होता है, आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसको क्या देना पड़ता है, व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है, श्वसन से संबंधित सपोर्ट देना पड़ता है। तो क्या श्वसन से संबंधित जो सपोर्ट है उसे कम किया जा सकता है, हॉस्पिटल में स्टे को कम किया जा सकता है। इन चीज़ों की भी हम जो है जांच करने की कोशिश करेंगे इस परीक्षण के माध्यम से ना। आगे देखते हैं कि प्लाज्मा विल बी कंडक्टेड, है ना,
प्लाज्मा विल बी कंडक्टेड फ्रॉम डोनर्स 28 डेज आफ्टर दे मेक ए कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि हम प्लाज्मा तो लेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति से प्लाज्मा हम कब लेंगे, जब व्यक्ति स्वस्थ होने के 28 दिन बाद, कि भाई हमारे पास ये व्यक्ति था, अब हमें इस व्यक्ति का प्लाज्मा, और ये व्यक्ति क्या था, कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़ जो है बहुत अच्छी थी, है ना, इसके प्लाज्मा में, इसके खून में जो एंटीबॉडीज़ थी ना वो बहुत ही दमदार थी, यानी कि इसके प्लाज्मा में इसकी बहुत ही अच्छी एंटीबॉडी, ठीक हो गया है। लेकिन इसका प्लाज्मा हम कितने दिनों बाद लेंगे, 28 दिनों के बाद लेंगे। भाई देखेंगे 28 दिनों तक ये ठीक भी रहता है, नहीं रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वापस दोबारा चपेट में आ जाए कोरोना वायरस की। तो वही कहना चाह रहा है, प्लाज्मा विल बी कलेक्टेड, प्लाज्मा को इकट्ठा किया जाएगा फ्रॉम डोनर्स, जो देने वाले हैं डोनर्स हैं, 28 डेज आफ्टर, 28 दिनों के बाद, आफ्टर दे मेक ए कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम इलनेस, कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोरोना वायरस से पूरी तरीके से वो रिकवर हो चुका है, उस रिकवर होने के 28 दिनों बाद जो है प्लाज्मा को लिया जाएगा, और आर सिम्टम फ्री, या फिर व्यक्ति में जो है बिल्कुल भी 28 दिनों के बाद में जो है बिल्कुल पूरी तरीके से किसी भी तरह के लक्षण नहीं है उसको, उसमें कोरोना वायरस के, फिर हम लेंगे। एंड हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज। अब देखो ठीक है, आप इस व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी ले तो रहे हो, लेकिन इसमें उतनी एंटीबॉडी है नहीं। मान लो इस व्यक्ति में एंटीबॉडीज कम हो, तो अब आप क्या करोगे, जैसे हम किसी व्यक्ति का खून लेते हैं, तो खून लेने के पहले ये भी तो चेक करते हैं ना कि ये व्यक्ति खून देने के योग्य है भी या नहीं है। इस व्यक्ति में खुद ही खून कम हो तो लेके क्या मरवाना है क्या इस व्यक्ति को। तो ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई मानो इस व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ है, माना इसमें एंटीबॉडीज़ है, लेकिन हो सकता है एंटीबॉडीज़ की मात्रा कम हो, है ना, तो एंटीबॉडीज़, तो प्लाज्मा भी उसी व्यक्ति से लिया जा सकता है जिसमें काफ़ी मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि किसी भी तरह का कोरोना वायरस का लक्षण ना हो उसमें, एंड हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, एंड हैव मोर देन द रिक्वायर्ड, जिसकी की जरूरत है, लेवल ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, कि ये व्यक्ति जो व्यक्ति कोरोना वायरस से जो है रिकवर हो चुका है, तो इसके शरीर में एंटीबॉडीज तो है तो सही, तो लेकिन एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इसके शरीर से एंटीबॉडी निकाल ली जाए ना, तो भी इस व्यक्ति पर कोई असर ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि हमने इसकी एंटीबॉडीज निकाली, इसमें एंटीबॉडीज कम पड़ जाए और ये वापस कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए ना, तो ये भी देखना होगा, है ना। एंड हैव रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एंटीबॉडीज मोर देन द रिक्वायर्ड, है ना, लेवल ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, कोरोना वायरस को कहा गया नया कोरोना वायरस। आगे देखते हैं, मॉलिक्यूलर एंड ऑल्सो अदर रूटीन टेस्ट विल बी डन बिफोर प्लाज्मा यूज, कि भाई प्लाज्मा का प्रयोग करने से पहले ये जो मॉलिक्यूलर या फिर अदर जो परीक्षण किए जाते हैं ना, उन परीक्षणों को भी किया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल जो है सारे परीक्षणों के बाद ही जो है इस प्लाज्मा का यूज किया जाएगा। तो आप कुल मिला के इस तरह से समझ लो, जैसे कि आप जब ब्लड डोनेट करते हो ना, तब आपका देखा जाता है आपका वजन सामान्य है या नहीं है, आपके शरीर में पर्याप्त खून है या नहीं है ना, तो इन चीज़ों की जांच की जाती है ना। ठीक इसी प्रकार से जब ये प्लाज्मा लिया जाएगा तो उस दौरान भी सारी जांचें जो भी जरूरी होती है ना चिकित्सा के अनुसार, वो जांचें की जाएंगी। आगे देखते हैं, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे आपकी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है ना। तो अबाउट ए सेंचुरी ओल्ड, है ना, ये लगभग 100 वर्षों पुरानी है। हैज़ शोन सम बेनिफिट इन ट्रीटिंग मीजल्स, तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है एंड रेबीज है। इन बीमारियों में जब कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया तो कुछ बेहतर नतीजे हमें देखने को मिले, ना, इनमें जो है लाभदायक साबित हुई ये प्लाज्मा थेरेपी जो थी। स्मॉल स्टडीज हैव शोन, लेकिन कुछ छोटे अध्ययन हैं, उन्होंने हमें ये बताते हैं, छोटे अध्ययन हैव शोन फास्टर क्लियरेंस ऑफ वायरस इन द केस ऑफ MERS एंड SARS, ये भी बीमारियों के नाम है। इफ गिवन अर्ली इन द कोर्स का मतलब होता है मार्ग ऑफ द डिसीज, है ना, एक कोर्स ऑफ द डिसीज का मतलब है बीमारी के दौरान, बीमारी के मार्ग के दौरान। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कुछ छोटे अध्ययन हमारे पास ऐसे भी हैं, वे ये बताते हैं कि वायरस जो था ना वो जल्दी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल MERS और SARS, इन बीमारियों में वायरस जो है जल्दी खत्म हो गया अगर प्लाज्मा थेरेपी जल्दी दी गई, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। बट नो रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज, देखो क्या लिखा हुआ है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट। रैंडम का मतलब क्या होता है, किसी को भी उठा लिया आपने, जैसे आपको क्या है, कोई अध्ययन करना है, कोई स्टडी करनी है, कोई सर्वे करना है, तो आपने रैंडमली किसी भी एक आदमी जयपुर से उठा लिया, एक आदमी दिल्ली से उठा लिया, एक कलकत्ता से उठा लिया, तो इस तरह से बोलते हैं रैंडम सर्वे, है ना। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड का मतलब है जो बिल्कुल निगरानी में किया जाए बहुत अच्छी तरीके से। स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट
तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई ये MERS और SARS बीमारी हैं, इन पे कुछ छोटे छोटे अध्ययन हुए हैं। उन अध्ययनों के माध्यम से ये पता चला है कि बीमारी की शुरुआत में ही अगर ये प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है ना तो कुछ हद तक नतीजे देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से एकदम कंट्रोल्ड वे में जो है एक तरीके से जो है परीक्षण नहीं किया गया है। बट नो रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को अंजाम देना। तो कोई भी सर्वे जो है ना बिल्कुल एकदम पक्की तरह से जो है अंजाम नहीं दिया गया। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं कि हाउएवर क्या हमें देखने को मिला, हालांकि नो बेनिफिट वॉज सीन इन 2015 ऑन सम इबोला पेशेंट्स ट्रीटेड विथ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा इन गिनी। हावेवर एडिटोरियल क्या बात करता है कि किसी तरह का कोई फायदा नहीं देखने को मिला। नो बेनिफिट वाज सीन इन 2015 में किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिला ऑन सम इबोला पेशेंट, कि भाई गिनी ये एक देश का नाम है। एक तो गिनी में ये जो इबोला वायरस के जो मरीज थे, इन इबोला वायरस के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की कोशिश की गई थी, प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजे जो है अच्छे नहीं आए थे। ये जो प्लाज्मा थेरेपी इबोला वायरस पे जो है सफल नहीं रही थी। इबोला पेशेंट्स ट्रीटेड विथ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा इन गिनी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि कुछ हद तक सफल भी है, कुछ हद तक सफल नहीं भी है, कुछ पक्का कह नहीं सकते। तो जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम कि चिकित्सा विभाग में जो है प्रयास जारी है। आगे देखते हैं। ओनली 3 स्मॉल स्टडीज़ की कुछ 3 जो है छोटे परीक्षण हुए हैं इन्वॉल्विंग 21 कोविड-19 पेशेंट्स। 21 कोविड-19 के मरीज, 21 कोरोना वायरस के मरीजों पर जो है 3 छोटे से परीक्षण किए गए हैं। हैव बीन कैरिड आउट का मतलब अंजाम देना, कि भाई 3 छोटे से परीक्षण किए गए हैं, बट नॉट इन ट्रायल्स। अब ये जो परीक्षण हुए हैं ना, ये एक तरीके से वास्तविक परीक्षण नहीं कह सकते आप। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण का मतलब है पूरी की पूरी अच्छी तरीके से जो मतलब जहाँ पूरे जो भी चिकित्सा विभाग के जो एकदम जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वैज्ञानिक या फिर एकदम कुशल लेबोरेटरी में जो किए जाते हैं ना। तो ये जो 3 परीक्षण हुए हैं ना, ऐसे ही छोटे मोटे परीक्षण हुए हैं, कोई ढंग से परीक्षण नहीं हुआ है। बट नॉट इन ट्रायल्स वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर रैंडमाइज्ड विथ ए कंट्रोल आर्म। अब देखो ये जो शब्द है ना कंट्रोल आर्म, क्या मतलब होता है इस कंट्रोल आर्म का? कंट्रोल आर्म का मतलब भी वही होता है, ये जो रैंडमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल आर्म को आप कह सकते हो। वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ना, कि वही क्या किया जाता है कि 8-10 आदमी उठाए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आदमी उठाए गए। 10 आदमियों में से क्या किया गया, एक तरीके से 4 आदमी है ना, इनको सबको कहा गया कि भाई हम जो है आपको ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, सभी को जो है ना ट्रीटमेंट नहीं दिया। 6 को तो ट्रीटमेंट दिया और 4 लोगों को आभास कराया ट्रीटमेंट देने का। यानी कि जैसे कि एक तरीके से है ना, इनको भाई सबको कहा कि हम सबको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबको दिया नहीं हमने ट्रीटमेंट। 6 व्यक्तियों को प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया, 4 व्यक्तियों को नहीं दिया, ताकि हम क्लियर कट देख सकें कि भाई जिन प्लाज्मा ट्रीटमेंट जो है कितना प्रभावी रहा है ना। तो उस प्रकार जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कंट्रोल आर्म, है ना। ध्यान में रखना इस चीज को, है ना। आगे देखते हैं कि टिल डेट, अब तक, देयर इज ए डर्थ का मतलब है कमी, ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ध्यान में रखना यही है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो बार बार समझा रहा हूं ना मैं आपको। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का मतलब है, रैंडमाइज्ड का मतलब है कहीं से भी आपने लोग बाग उठाए, उनके ऊपर जो है आपने परीक्षण किया, लेकिन कंट्रोल्ड वे में किया आपने परीक्षण, ठीक है ना। कंट्रोल्ड वे का मतलब है कि आपने अच्छी तरीके से देखा पहले। ऐसा नहीं कि जो है किसी व्यक्ति धड़ाधड़ से जो है ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। पहले आप देखोगे, जांच करोगे, तो आपने जो है 8-10 आदमी या 50 आदमी उठाए, उन 50 आदमियों से कहा कि भाई तैयार हो जाओ, हम आपको जो है ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। उनमें से जो है कुछ को आपने ट्रीटमेंट दिया और कुछ को जो है बस ऐसे ही, जैसे आपने सभी को इंजेक्शन लगाए, तो कुछ इंजेक्शंस में तो आपने दवाई डाली, लेकिन कुछ इंजेक्शंस में आपने पानी डाल दिया, है ना, और दे दिया इन ट्रीटमेंट को, ताकि जो है बिल्कुल ठीक पता लगाया जा सके कि भाई दवा का कितना असर हो रहा है ना। तो इस तरह से कहना चाह रहा है एडिटर, टिल डेट देयर इज अ डर्थ ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, कि भाई अब तक जो है ना इस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं, इनकी कमी है, मतलब बिल्कुल ठीक इतने जो है जितने होने चाहिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स उतने नहीं हुए हैं। दैट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन, कि ऐसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स की कमी है जो कि ये क्लियर कट दिखाए। द एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता ऑफ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कि भाई ये जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कितनी प्रभावी है या कितनी प्रभावी नहीं है, ये थेरेपी कितनी कारगर है, इसको दिखाने वाले ट्रीटमेंट जो है ना उनकी हमारे पास अभी कमी है, इतने परीक्षण नहीं हुए हैं। फॉर एनी इन्फेक्शियस डिसीज, किसी भी संक्रामक डिसीज़ के लिए,
इंक्लूडिंग कोविड-19, चाहे भले ही वो कोविड-19 हो या अन्य कोई बीमारी हो, किसी भी बीमारी में जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, इससे संबंधित परीक्षण बहुत ही कम हुए हैं। आगे देखते हैं कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट और ए वैक्सीन, इवन इन द एब्सेंस का मतलब अभाव ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मतलब प्रभावी उपचार और ए वैक्सीन, कि भाई ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कि प्रभावी उपचार या वैक्सीन के अभाव में द पेंडेमिक प्रोवाइड्स, ये जो वैश्विक महामारी है उपलब्ध कराती है, एक अवसर देती है हमें टू असर्टेन, कि इस पेंडेमिक के माध्यम से हम जो है ये सुनिश्चित कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं द क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी थ्रू रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना इस शब्द को, है ना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, है ना, कि समझा दिया ना, कई बार मैंने बता दिया आपको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या है। हाँ, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि चलो छोड़ो जो भी हो मामला वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास आज तक कोरोना वायरस के लिए अभी तक तो हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं, कोई भी हमारे पास प्रभावी उपचार है नहीं कोरोना वायरस के लिए। तो ये जो वैश्विक महामारी है ये हमें एक अवसर को उपलब्ध कराती है कि हम जो है ये सुनिश्चित कर सकते हैं, सर्टेन मतलब सुनिश्चित करना क्या दिया, कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्लाज्मा थेरेपी के फ़ायदे या प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है या नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं किसके माध्यम से, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स के माध्यम से। तो ध्यान में रखना, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स का मतलब होता है कि जो है लोगों को उठाया आपने जगह जगह से और उनका जो है परीक्षण किया, कुछ लोगों पर वास्तविक परीक्षण किया और कुछ लोगों पर झूठा परीक्षण किया, और फिर इसके बाद में आपने जो है नतीजों को चेक किया। द यूएस FDA एंड इंडिया, तो अमेरिका और भारत दोनों ने क्या किया है, हैव दस अप्रूव्ड, इन्होंने अनुमति दे दी है द यूज ऑफ प्लाज्मा, भाई अमेरिका ने और भारत ने जो है प्लाज्मा को प्रयोग करने की अनुमति दे दी है फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स, कि कोविड-19 के मरीज जो ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा उन लोगों पर जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित हैं उन पर प्रयोग किया जा सकता है इस प्लाज्मा का। इसकी अनुमति जो है अमेरिका ने और भारत ने दे दी। अमेरिका और भारत ने कह दिया है कि भाई कोविड-19 पेशेंट से जो मरीज ठीक हो चुके हैं ना, आप उनका प्लाज्मा ले सकते हो और कोरोना वायरस के मरीजों पर उस प्लाज्मा का प्रयोग कर सकते हो, है ना, ओनली फॉर ट्रायल पर्पसेस, सिर्फ परीक्षण के लिए, है ना। अभी पूरी तरीके से अभी ये नहीं कहा गया है कि इलाज के लिए इसका प्रयोग करना चालू कर दो, है ना। अभी ये कहा गया है कि आप जो है परीक्षण कर सकते हो, ओनली फॉर ट्रायल पर्पसेस। आगे देखते हैं कि द ICMR, ये जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इंसिस्टेंस ऑन, इंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जोर देना, आग्रह करना, इंसिस्टेंस ऑन एन एविडेंस, अरे यार ये थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, है ना, यहाँ तक है, आराम से समझना है सेंटेंस को ना। द ICMR's इंसिस्टेंस ऑन एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू प्लाज्मा थेरेपी इज इन कॉन्ट्रास्ट। अब देखो ये जो ICMR है ना, ये बार बार किस चीज़ पर जोर दे रहा है, किस चीज़ का आग्रह कर रहा है, उसका ये कहना है कि प्लाज्मा, ये ICMR है ना, इसका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को अपना सकते हैं, लेकिन तब अपनाएंगे जब हमें पूरी तरीके से प्रमाण मिल जाए। इंसिस्टेंस है ना, ICMR जो इस बात पर आग्रह कर रहा है, किस चीज़ पर, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, कि प्रमाण होने चाहिए साहब, है ना, कि भाई वास्तव में प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या नहीं है, इसके प्रमाण होने चाहिए, इसके बाद हम इस थेरेपी को अपना सकते हैं। तो एडिटोरियल कहना है कि ICMR का इस प्रकार का जो आग्रह है ना, इज इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जब दो चीज़ें विरोध में होती हैं तब हम बोलते हैं कि इज इन कंट्रास्ट। तो ये जो ICMR ने बात कही है ये विरोध में जाती है, किस चीज़ के, टू द कैवेलियर मैनर। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना कैवेलियर, इस कैवेलियर मैनर का मतलब होता है, मैनर का मतलब है आपका आचरण, आपका रवैया, है ना, लापरवाही से भरा रवैया, उसको बोलते हैं कैवेलियर मैनर, है ना। इन विच इट अप्रूव्ड द एंटी मलेरियल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। देखो क्या हुआ था, ये जो ICMR है ना, इसने कुछ ही दिनों पहले क्या किया था, एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है हमारे पास, है ना, एक मलेरिया को रोकने के लिए ना, एंटी मलेरियल एक ड्रग है हमारे पास जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया के लिए दी जाती है ना। तो इसको तो अप्रूवल दे दिया था ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने एक एंटी मलेरियल ड्रग को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के रूप में अनुमति दे दी थी, है ना, एज ए प्रोफिलैक्सिस। ये जो शब्द है ना प्रोफिलैक्सिस, इस प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोग निदान की औषधि फॉर कोरोना वायरस विदाउट कैरिंग आउट एनी ट्रायल एंड रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, निर्भर होना, एविडेंस एंड रिलाइंग ऑन एविडेंस दैट वाज स्लिम, स्लिम का मतलब है बहुत ही हल्का, एंड इंटेंडेड का मतलब है इरादा, है ना, कुछ आपका प्लान, कुछ आपकी योजना, ओनली फॉर ट्रीटमेंट
एंड ऑल्सो व्हेन द रिस्क वाज अननोन। अब देखो थोड़ा सा जटिल कर दिया, मैं समझाता हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया, हमारे पास एक दवाई होती थी जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती थी। तो ICMR ने क्या किया, इस मलेरिया के लिए जो मलेरिया के निदान के लिए जो दवाई दी जाती थी ना, इस दवाई के लिए ICMR ने कह दिया कि आप इसे कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, बिना किसी जांच के। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि आपने ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ICMR ने क्या किया, ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ना, जो कि मलेरिया के लिए दी जाती है दवाई, इसको प्रोफिलैक्सिस बता दिया। क्या बता दिया, इसको बता दिया कि कोरोना वायरस के लिए ये प्रोफिलैक्सिस है, यानी कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को दिया जा सकता है विदाउट कैरिंग आउट एनी ट्रायल। तब तो ICMR ने किसी तरह का कोई परीक्षण नहीं किया, कैरिंग आउट का मतलब अंजाम देना है ना, एनी ट्रायल, एंड रिलाइंग ऑन एविडेंस, है ना, दैट वाज स्लिम। रिलाइंग ऑन एविडेंस मतलब ICMR भरोसा करते हुए, किन चीज़ों पर भरोसा करते हुए, उस प्रमाण पर भरोसे करते हुए जो कि बहुत ही हल्के प्रमाण थे, एंड इंटेंडेड ओनली फॉर ट्रीटमेंट, और जो कि सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए थे, एंड ऑल्सो व्हेन द रिस्क्स वर अननोन, कि ICMR ने जब एंटी मलेरियल ड्रग जिसका कि नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के रूप में सुझाया, तब, है ना, ऑल्सो व्हेन द रिस्क्स आर अननोन, है ना, तो कितना खतरा हो सकता है इसका वो भी पता नहीं था। यानी कि ICMR ने बड़ी ही आसानी पूर्वक क्या किया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को तो अनुमति दे दी, लेकिन अभी जब हम प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तब ICMR का कहना है कि इसके लिए हमें ज़्यादा प्रमाण चाहिए। तो समझ गए ना, तो ये है इस पूरी लाइन का मतलब, है ना, तो बहुत ही बड़ी लिखी गई है, तो थोड़ा सा कोमा कोमा लगा के धीरे धीरे पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ द ट्रायल आउटकम्स आर ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि ये जो हम परीक्षण करने जा रहे हैं ना प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से, इसके जो नतीजे हैं यदि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, है ना, द एजेंसी वुड बी एथिकली ऑब्लाइग्ड, तब फिर ये जो हमारी ICMR है ना, वुड बी एथिकली ऑब्लाइग्ड, ऑब्लाइग्ड का मतलब है बाध्य होना, है ना, एथिकली मतलब नीतिगत रूप से। तो ये जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, यह नीतिगत रूप से बाध्य होगी कि वह जो है सिफारिश करे टू रिकमेंड प्लाज्मा थेरेपी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर कोविड-19 पेशेंट। स्टैंडर्ड ऑफ केयर का मतलब है एक नई पद्धति, है ना, कि भाई किसी भी रोग के ट्रीटमेंट के लिए कोई एक विशेष पद्धति होती है ना, उसके लिए। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसके जो हम परीक्षण करने जा रहे हैं, इस परीक्षण के नतीजे अगर सकारात्मक आते हैं, जबरदस्त रूप से सकारात्मक आते हैं, तब फिर ये जो हमारी एजेंसी है ये बाध्य होगी कि ये जो है सिफारिश करे, किस चीज़ की सिफारिश करे, प्लाज्मा थेरेपी की सिफारिश करे, कि हाँ भाई कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको जो है स्टैंडर्ड ऑफ केयर के रूप में जो है आप क्या कर सकते हो, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कुछ विज्ञान से संबंधित शब्दावली थी इसमें, इसलिए थोड़ा सा कठिन था, है ना, मुझे भी विज्ञान की थोड़ी कम जानकारी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो साइंस का जो विद्वान आदमी हो ना, उससे और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जितना मुझसे था मैंने आपको लिए जो है मतलब पूरी कोशिश की समझाने की, है ना।